Hello dear students, this is NK Arya और today's topic matrix system in 12th class, chapter number 3rd in NCERT and chapter number 3rd in elements। तो इस प्रकार से इस चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे आज कि मैट्रिक्स सिस्टम क्या होता है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका वर्किंग रूल है, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या लिमिटेशन, क्या क्या प्रॉपर्टीज़, क्या क्या वर्किंग रूल इसका रहेगा, कितनी इसके अंदर एक्सरसाइज है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में रीड करेंगे। ठीक है जी। अगर हम बात करें एनसीईआरटी के हिसाब से तो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 के अंदर 10 क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा आपको अदर मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे। एनसीईआरटी के अंदर इसकी 4 एक्सरसाइज है, एलिमेंट्स के अंदर इसकी 4 एक्सरसाइज है, अदर मैथमेटिक्स के अंदर इनके और ज़्यादा पार्ट बनाए गए हैं। मैट्रिक्स के 3 चैप्टर्स आपको मिलेंगे, जिसमें से मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस कंटिन्यूड आपको मिलेगा। लेकिन एनसीईआरटी में क्या है, एनसीईआरटी में 2 ही चैप्टर के अंदर उन 3 चैप्टर का सम अप किया गया है, जिनके अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं। उन सभी टॉपिक्स को क्या कर दिया इसने, सम अप करके सिर्फ 2 ही चैप्टर के अंदर इसने पार्ट में तोड़ दिया। यानी कि 3rd चैप्टर आपको मिलेगा मैट्रिक्स के नेम से और 4th चैप्टर मिलेगा आपको डिटरमिनेंट के नेम से, जिसके अंदर आपको 6 एक्सरसाइज मिलेगी और उन 6 एक्सरसाइज के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी जो आपको रीड करनी है। चैप्टर आसान है, टॉपिक आसान है, वर्किंग रूल वेरी इजी है। ठीक है जी। तो इसका बहुत अच्छा एक पैकेज रहता है जब आप बोर्ड एग्ज़ाम देते हो 12th क्लास के, चाहे वो आपका सीबीएसई हो या अदर पैटर्न हो, अदर बोर्ड हो, जिसके अंदर बहुत सारे मार्किंग इस चैप्टर की रहती है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस चैप्टर में से किसी भी स्टूडेंट्स के नंबर कटने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत लेस होते हैं। तो क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है, तो आज हम टॉपिक रीड करेंगे कि मैट्रिक्स सिस्टम क्या है, किसे मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है जी। तो देखते हैं एक बार मैट्रिक्स सिस्टम को। तो मैट्रिक्स सिस्टम की अगर हम डेफिनेट बात करें कि क्या होता है मैट्रिक्स, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी रिप्रेजेंटेशन की। तो किसी भी मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन हमेशा कैपिटल लेटर से की जाती है। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल एक्स वाई जेड, आप कोई भी शब्द इसके अंदर यूज कर सकते हो। तो किसी भी मैट्रिक्स को किससे यूज करते हैं हम, कैपिटल लेटर से। तो कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं और क्लोज ब्रैकेट का इसके अंदर हम प्रयोग करते हैं। किसका यूज करते हैं इसके अंदर, क्लोज ब्रैकेट का। इसकी डेफिनेशन देंगे, इसके टाइप आपको बताएंगे, इसके वर्किंग रूल, सारी की सारी चीज़ें डिटेल में करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जैसे हर पिक्चर का एक ट्रेलर होता है, उसी प्रकार से आपको एक और मैट्रिक्स का ट्रेलर देते हैं कि इसके अंदर क्या काम करने जा रहे हैं। यानी कि बहुत ईजी पैटर्न है। पहले आपके दिमाग के अंदर हम ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें नहीं डालेंगे, तो आपको पहले पता चलेगा कि कितना ईजी ये चैप्टर है। उसके बाद इसकी सारी की सारी टाइप, डेफिनेशन सब कुछ हम रीड करेंगे। तो क्या मिलेगा आपको, किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे क्लोज ब्रैकेट में आप बंद करोगे, जिसके अंदर आपको कुछ एलिमेंट्स मिलेंगे 2, 4, 6, माइनस का 3, 8 और 9, समथिंग इस टाइप का कोई भी वैल्यू इसके अंदर आपको मिल सकती है। इसके अंदर जो इससे एलिमेंट्स होते हैं, इनको मेंबर ऑफ मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो यहाँ एक पैटर्न फॉलो होता है मैट्रिक्स सिस्टम में कि जो ऊपर एलिमेंट है उतने ही एलिमेंट नीचे मिलेंगे, उतने ही उसके नीचे मिलेंगे। इसी को फॉलो करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इनको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, इसका ऑर्डर, इनकी पोजीशन, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जी मैट्रिक्स सिस्टम होता क्या है, मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। ठीक है। इसकी डेफिनेशन आपको मिलेगी, द सिंपलेस्ट, इट इज़ द simplest arrangement, it is the simplest arrangement of elements in a proper manner। जब हम कुछ एलिमेंट्स की अरेंजमेंट एक प्रॉपर मैनर से कर देते हैं, ठीक है, उस प्रॉपर मैनर को क्या बोलते हैं, उस प्रॉपर मैनर को बोलते हैं रो एंड कॉलम। जब हम एलिमेंट्स को रो और कॉलम की शेप में लिख देते हैं अरेंज करके, उस सिस्टम को क्या बोल दिया जाता है, आपका मैट्रिक्स बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, मैट्रिक्स। ठीक है जी। तो ये है जी इसकी रिप्रेजेंटेशन, ये इसकी डेफिनेशन है। क्या इसकी प्रिंसिपल अरेंजमेंट होगी, किस प्रकार से इसका ऑर्डर निकालेंगे, आपको एक छोटा सा डेमो देने की कोशिश करते हैं कि इस एक्सरसाइज में चलने वाला क्या है। ठीक है जी। तो मैट्रिक्स में क्या चलेगा, कुछ प्लस माइनस की सिस्टम चलेंगे। जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन चलेंगे, आपको एक और मैट्रिक्स मिलेगी 3, 5, 8, 9, 6 माइनस के 4, कुछ इस टाइप का। तो आपको क्या करना है, इनको प्लस करना है, कभी इसकी जगह माइनस करना है,
कभी इसकी जगह मल्टीप्लाई करना और कभी क्या करना है, डिवाइड करना है। तो प्लस कैसे करते हैं जी, फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड, फोर्थ में फोर्थ, ऐसे और ऐसे ही माइनस करते हैं। मल्टीप्लाई में भी कुछ रो और कॉलम का इसका एक सिस्टम होता है, एक पैटर्न होता है, बहुत ईजी। और फिर ऐसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड को बोल देते हैं ए इनवर्स, इनवर्स निकालना सीखेंगे। तो इस प्रकार से चैप्टर क्लोज हो जाएगा आपका। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि काम तो यही करना है, वर्किंग रूल तो यही चलेगा। अब हम देखते हैं कि इसके टाइप कितने हैं, इसकी प्रिंसिपल अरेंजमेंट क्या होती है। ठीक है जी, बात करते हैं इसकी। तो देखो जी, किसी भी मैट्रिक्स को किस प्रकार से हम अरेंज करते हैं, क्या उसकी पोजीशन वैल्यू होती है। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। किसे डिनोट करेंगे, कैपिटल। हमेशा अंदर कैसे एलिमेंट होंगे, स्मॉल लेटर। अंदर क्या होंगे, स्मॉल लेटर। तो स्मॉल लेटर को हम स्मॉल ए की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये इसकी प्रिंसिपल अरेंजमेंट की हम बातें कर रहे हैं। ठीक है जी, यस सर। तो यहाँ पर लिखते हैं जी इसका ऑर्डर। क्या लिखते हैं यहाँ पे, इसका ऑर्डर। ऑर्डर किसके बराबर होता है, आर इंटू सी। आर का मतलब रो, सी का मतलब कॉलम। ठीक है जी, इनको बोलते हैं हम रो, इनको क्या बोलते हैं हम, रो। ये फर्स्ट है इसलिए इसको बोलेंगे R1, सेकंड को क्या बोलेंगे R, और थर्ड को क्या बोलेंगे R3। तो ये वाले कॉलम है, इनको बोलते हैं C1, C2 और ये वाला क्या है, C3। तो अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर क्या होगा, इसकी रो आप काउंट करोगे 1, 2 और 3, और इसके कॉलम काउंट करोगे तो कितना बनेगा 3। तो इसका ऑर्डर बनेगा 3 क्रॉस 3। मैं सारी चीज़ें आपको स्पीड में फटाफट बताने की कोशिश करता हूँ क्योंकि बहुत छोटी चीज़ें हैं, इनके ऊपर इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑर्डर क्या बनेगा इसका 3 क्रॉस 3। हमेशा पहले रो को काउंट करेंगे और बाद में किसको काउंट करेंगे, कॉलम को काउंट करेंगे। ठीक है जी, अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर इसके ऑर्डर की बात करें तो आप काउंट करोगे रो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। रो लिखोगे 3 और कॉलम कितने इसके अंदर 2। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा 3 क्रॉस 2। ठीक है जी, समझने का कोशिश करेंगे फास्ट। अगर हमें यहाँ चेक करने हो नंबर ऑफ एलिमेंट, क्या चेक करने हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो क्या करते हैं, इसको सोल्व कर देते हैं जी हम। इसको देखे बगैर भी हम बता सकते हैं। 3 क्रॉस 3 करोगे तो कितना आंसर आएगा, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हो गए, 9। इसके एलिमेंट अगर बताने तो कितने बनेंगे, 6 एलिमेंट बनेंगे। समझ गए जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, अभी बात करते हैं इसकी प्रिंसिपल अरेंजमेंट की, यानी कि प्रॉपरली आप ये बोलोगे सर ठीक है ये हमने चीज़ें लिख दी रो एंड कॉलम। आप बोलोगे सर ठीक है, अगर हमें पहचान करनी हो तो हम कैसे पहचान करेंगे सिस्टम की। जैसे मैट्रिक्स से सारे के सारे एलिमेंट सेम हो गए। अब अगर कोई बोल दे कि इस मैट्रिक्स में से ए एलिमेंट को लेके आओ, तो आपको तो सभी के सभी क्या मिलेंगे, ए मिलेंगे। 9 की 9 पोजीशन पे क्या है, ए एलिमेंट है, तो आप तो किसी को भी उठाओगे। तो हम क्या बोलेंगे, आप बोलोगे सर कोई और प्रॉपर चीज़ बोलो। जैसे अगर आप किसी स्कूल के अंदर जाते हो और आपको बोल दिया जाए कि साहिल को लेके आओ, अब स्कूल के अंदर तो साहिल 50 हो सकते हैं। ठीक है जी, फिर क्या बोला जाता है कि 12th क्लास से साहिल को लेके आओ। अब हो सकता है 12th क्लास में भी 3 साहिल हो। फिर हम क्या बताते हैं, उसकी पोजीशन बताते हैं, उसकी रो और कॉलम के हिसाब से, उसकी साइड के हिसाब से, जिसको हम प्रॉपर मैनर में बोल देते हैं रोल नंबर। उसे क्या बताते हैं हम, रोल नंबर। तो यहाँ चेक करेंगे इनका रोल नंबर, यानी कि इनकी रो और इनकी कॉलम की पोजीशन। तो जैसे हम हमेशा पहले किसको काउंट करते हैं, रो को, बाद में किसको काउंट करते हैं, कॉलम। अभी कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, सर पहले कॉलम को क्यों नहीं काउंट करते, बाद में रो को क्यों नहीं लिखते। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप थर्ड एक्सरसाइज का वेट कीजिए। थर्ड एक्सरसाइज के अंदर, क्योंकि सारी चीज़ें स्टेप टू स्टेप सीख सकते हैं, थर्ड एक्सरसाइज के अंदर आपकी इच्छा पूरी होगी। वहाँ पर क्या करेंगे, पहले कॉलम लिखेंगे और बाद में रो लिखेंगे। पहले रो को क्यों लिखते हैं और कॉलम को बाद में क्यों लिखते हैं, इसका जवाब आपको थर्ड एक्सरसाइज के अंदर ज़रूर मिलेगा। एक रीज़न है, उस रीज़न के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो आपको उसी टाइम बताएंगे जब आप पहली 2 एक्सरसाइज करने के बाद आपका मेंटली सतर, यानी इन क्वेश्चंस को समझने का जो मेथड है और जो लेवल है, वो जब आपका दिमाग उस लेवल से पहुंच जाएगा, तब आपको थर्ड एक्सरसाइज में ये चीज़ भी बताएंगे कि क्यों पहले रो लिखते हैं और बाद में कॉलम लिखते हैं हमेशा। तो क्या करेंगे, पहले किसको लिखेंगे, रो को। तो फर्स्ट रो के साथ है, इसलिए इसके साथ क्या लगा देंगे हम, 1। अब ये सेकंड रो में है, क्या लिख देंगे इसके साथ, सेकंड। इसके साथ क्या लिख देंगे, थर्ड। अब रो का काम समाप्त हो गया हमारा। अब कोई बोल दे A1 को, तो A1 भी तो 3 अपने पास। अभी किसको लिखेंगे हम, कॉलम को। तो फर्स्ट कॉलम है इसलिए 1, ये सेकंड कॉलम इसलिए 2, और ये थर्ड कॉलम इसके लिए 3। समझ गए जी। अब इसके अंदर हर एलिमेंट्स की अपनी एक यूनिक पोजीशन है, अपनी एक यूनिक वैल्यू है। समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कोई भी एलिमेंट बोल दिया जाए
कि जैसे आपको अभी क्वेश्चन करेंगे उस क्वेश्चन के अंदर पता चलेगा। तो किसी भी मैट्रिक्स की प्रिंसिपल नोटेशन इस टाइप की होती है, ए आई जे और एम क्रॉस एन। एम यहाँ डिनोट करता रो को, एन डिनोट करता कॉलम को। ये पोजीशन को डिनोट करता रो वाली पोजीशन और ये किसकी, कॉलम वाली पोजीशन। ठीक है जी, इसके बेसिस पे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ये प्रिंसिपल अरेंजमेंट थी कि किसी मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं कि मेनली कितने टाइप की मैट्रिक्स होती है जो हमें रीड करनी है। ठीक है, उसके बाद करेंगे जी इस एक्सरसाइज को सम अप। ठीक है जी, एक्सरसाइज आपकी 5 to 6 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, उससे पहले क्या करते हैं, हम इसकी टाइप पढ़ते हैं। देखो अभी अपना टॉपिक क्या रहेगा, टाइप। अभी अपना टॉपिक क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, रो मैट्रिक्स की। किसकी बात करेंगे हम, रो मैट्रिक्स। ठीक है, किसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर 1 रो है, कॉलम की कोई कंडीशन नहीं, रो एक होनी चाहिए। यानी इसका अगर हम एग्जांपल लेके चले तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5, कुछ भी ऐसा ले सकते हो। इसमें रो कितनी है, लेकिन कॉलम कितने बनेंगे, 5। ठीक है जी, कॉलम के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट इसे बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। आप नेम से ही पता चल गया होगा, रो कितने, कॉलम कितने होना चाहिए, 1, रो की कोई कंडीशन नहीं। जैसे ये मिल सकता है 1 2 3, इसमें रो कितनी है 3 और कॉलम कितना है 1। ठीक है जी, इसके बाद आता है जी, आपको एक बीच में बता देते हैं जिसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स को जीरो से डिनोट करते हैं। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की कोई कंडीशन नहीं होती, लेकिन सारे एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो। इसकी मेन कंडीशन ये है। जीरो मैट्रिक्स को हम अपनी इच्छा के अनुसार, जैसे जो क्वेश्चन हमें सोल्व करना है वहाँ हमें जिस टाइप की मैट्रिक्स चाहिए उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स हम उठा करके चले। इसके बाद बात करते हैं जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, आपको पता है रेक्टेंगल क्या होता है, जिसमें लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होती है। तो मैट्रिक्स के अंदर तो लेंथ ब्रेथ किसको बोलते हैं, रो और कॉलम को। यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर रो और कॉलम क्या ना हो, इक्वल ना हो। ठीक है जी, इसका एग्जांपल अगर लेना चाहो तो क्या ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6, इसमें रो 2 है और कॉलम कितने हैं 3। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद आती है जी अपनी स्क्वायर मैट्रिक्स। किसे बोलोगे, जिसमें रो और कॉलम क्या हो, यानी ऑर्डर क्या हो सकता है। मेन चीज़ समझने वाली बात ये है, ऑर्डर इसमें मिल सकता है 2 क्रॉस 2 का, 3 क्रॉस 3 का, 4 क्रॉस 4 का, 5 क्रॉस 5 का। समझ गए जी। लेकिन जो आपका सिलेबस है वो कहाँ तक है, जो आपके +2 क्लास के अंदर जो लेवल है वो कहाँ तक है, 3 क्रॉस 3। कुछ क्वेश्चन एक दो आपको समझाने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर जाओगे कॉलेज के अंदर, तो वहाँ पर आपको एक अलजेब्रा नाम का आपको क्या मिलेगा, एक मैथ मिलेगा, जिसके अंदर आप इससे भी आगे तक चीज़ें पढ़ोगे। ठीक है जी, तो एक बार ये देखते हैं। इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स के कुछ पार्ट है वो देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। साथ साथ देखो जी, बेसिक करने का मज़ा भी तभी है जब उसी बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी हो। अब मैं आपको बेसिक ज़्यादा करवा दूं और उसके क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में मिले तो आप उस टाइम तक भूल सकते हो। तो क्या करेंगे, साथ साथ बेसिक और साथ साथ उसके क्वेश्चन करेंगे। तो एक बार स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप और देख लेते हैं, उसके बाद करेंगे एक्सरसाइज और उसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट को। तो अभी देखते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप कितने होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके भी पार्ट होते हैं, जिसे डायगोनल मैट्रिक्स बोल देते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स को DIJ डॉट लिख के भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, इसको बताते हैं। एक ऐसी मैट्रिक्स जो स्क्वायर तो है, स्क्वायर तो कंडीशन तो है, लेकिन जिसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट ही पता हो, यानी कि जैसे 5 6 और 7, बाकी सारे क्या हो, 0। समझ गए जी। सिर्फ डायगोनल एलिमेंट कैसे मिलेंगे, नॉन जीरो, और बाकी सारे क्या मिलेंगे, 0 मिलेंगे। इसके बाद आता जी स्केलर मैट्रिक्स। कैसा आता है, स्केलर मैट्रिक्स। ये 2 कंडीशन को फॉलो करेगा, एक कंडीशन फॉलो करेगा स्क्वायर की और एक साथ में फॉलो करेगा डायगोनल की।
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स को DIJ लिख के इसको 5,6,7। इसका मतलब क्या होता है, अगर इसने लिख दिया डायगोनल मैट्रिक्स और साथ में दे दिया 5, 6, 7, इसका मतलब कौन सी पोजीशन के एलिमेंट है, डायगोनल के है, और बाकी सारे क्या इसमें 0। तो इसकी ये शॉर्ट फॉर्म है। कुछ क्वेश्चन में आपको ऐसा मिल सकता है। स्केलर मैट्रिक्स, भाई स्केलर तो मिलेगी, साथ में क्या मिलेगी, डायगोनल, लेकिन इसकी खुद की एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ये है कि जो स्केलर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो शकल से सेम होते हैं। शकल से कैसे मिलेंगे आपको, सेम मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन आपको मिलेगा 6, 0, 0, 0, ये भी क्या मिलेगा 6, मिले तो होंगे डायगोनल एलिमेंट, लेकिन मिलेंगे कैसे, सेम। इसके बाद आती है जी मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसका बार बार यूज होगा, जिसे बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोल देते हैं। समझने का प्रयास करें। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को I से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ दे दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, भाई स्केलर भी मिलेगी, डायगोनल भी मिलेगी, स्केलर भी मिलेगी, और साथ साथ एक जैसे तो है, साथ में इसके एलिमेंट कैसे मिलेंगे, यूनिट एलिमेंट मिलेंगे, यानी कि क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इसको लिखते हैं 1, 0, 0, 1। अब ये 2 क्रॉस 2 की है तो इसको लिख सकते हैं I2। क्या लिख सकते हैं इसको, वैसे ही I3 होता है, 3 क्रॉस 3। इसका मतलब क्या होता है, 3 क्रॉस 3। इसमें डायगोनल एलिमेंट क्या मिलेंगे, 1, 1 मिलेंगे। इसका बहुत बार यूज होगा क्वेश्चन के हिसाब से, तो देखेंगे वहाँ पर, ठीक है जी। एक बार ये वाला टॉपिक करते हैं, उसके बाद अपर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स उनको बोलते हैं जब दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम है, x, y, z और t, इधर 3 दे दिया, 2 दे दिया, 6 दे दिया, 7। कंपेरेबल मैट्रिक्स तभी बोलते हैं जब उनके बीच में इक्वल का साइन है और दोनों का ऑर्डर सेम है, तो उनको कंपेयर कर सकते हैं हम। कंपेयर का मतलब तुलना कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3, y की कितनी आएगी 2, z की 6 और t की क्या रहेगी 7। तो इस प्रकार की मैट्रिक्स को क्या बोल देते हैं हम, कंपेरेबल मैट्रिक्स। क्या बोल देते हैं इसको, कंपेरेबल मैट्रिक्स। तो एक बार पहले इन प्रॉपर्टीज़ के बेस पे जो क्वेश्चन है पहले उनको सोल्व करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे नेक्स्ट पार्ट में और नेक्स्ट काम करेंगे। तो एक बार एक्सरसाइज देखते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स इसी को बोलते हैं, मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ यही डायगोनल होता है, इसका रीजन होता है, ठीक है। पहले एक वीडियो थी उसके अंदर बताया था उसका कारण, अभी दोबारा बता देते हैं अगर आपको ध्यान नहीं है तो। जब भी किसी मैट्रिक्स को हम सोल्व करते हैं, आपने एक क्वेश्चन, चलो ये तो पूछ लिया सर इसी को डायगोनल बोलते हैं, इसको क्यों नहीं बोलते, ये क्वेश्चन आपका ठीक है, ठीक है। आपने एक क्वेश्चन और नहीं किया, सर आपने 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 5 वगैरह तो पूछ दिया। क्या कोई मैट्रिक्स ऐसी हो सकती है जिसमें 1 क्रॉस 1 बनता हो, एक ही रो एक ही कॉलम, तो वो कैसी बनेगी, ऐसे बनेगी 5। ये जो आपने क्वेश्चन किया इसका जवाब यहाँ पे है, ठीक है जी। ये कौन सी पोजीशन होगी आपकी, A11, समझ गए, यानी रो भी पहली और कॉलम भी पहला। तो बात यहाँ पर ये आती है जो आपने क्वेश्चन पूछा, इसी को डायगोनल क्यों बोलते हैं। जब भी किसी मैट्रिक्स की शुरुआत करेंगे तो इस पोजीशन से शुरुआत करेंगे, ठीक है जी। अब अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें, चलो ठीक है 2 मिनट का टाइम ले लेते हैं ताकि आपकी नॉलेज यहाँ से इंक्रीज हो उसके, कि क्यों इसको डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। जब भी आप किसी मैट्रिक्स की शुरुआत करो, अगर 1 क्रॉस 1 के तो ऐसे बनेगी, अगर हम बात करें 5 और 6, अगर ऐसे बात करें तो ऐसे चलेगा, और इसी को ऐसा लिखना तो ऐसे चलेगा। आगे बात करें 5, 6, 3, 2 ऐसा लिख सकते हैं, और बात करें 5, 6, 3, 2, 4, 5 ऐसा लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन तो क्या रहेगी, हमेशा फिक्स रहेगी, लेकिन उधर वाला जो डायगोनल है नहीं वो बदल सकता है। आपको समझाने का प्रयास करते हैं एक बार, मैंने इसीलिए जानबूझ के डिफरेंट ये मैट्रिक्स बनाई थी, आप दोबारा से इसको समझ सकते हैं। देखिए समझने का कोशिश करें। अगर बात करें 2 क्रॉस 2 की, 2, 3, 4, 5, देखो डायगोनल निकलेगा किसमें, डायगोनल की बात होगी सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल की बात नहीं होगी। अभी डायगोनल ये वाला है, आप बताओ, चलो इसको भी डायगोनल एक बार मान लेते हैं। किन्हीं चीज़ों को लेकर के कब चलते हैं और छोड़ करके कब चलते हैं, और रिजल्ट पे बेस करता है। अगर हम 3 क्रॉस 3 की बात करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अब ये बताओ क्या ये वाला डायगोनल फिक्स रहेगा, ये तो फिक्स ही रहेगा हमेशा। लेकिन अब की बार ये वाला डायगोनल लेके चलोगे या ये वाला लेके चलोगे, अगर इससे भी बड़े पैटर्न पे चलें, ये वाला डायगोनल तो रहेगा हमेशा आपका फिक्स, लेकिन ये वाला बदलता रहेगा। अगर मैं 4 क्रॉस 4 की बात करूँ, यहाँ 3, 2, 1
और 1 4 5 6 ऐसे लिखूँ तो अब की बार डायगोनल ये चला जाएगा, समझ गए जी। लेकिन ये वाला डायगोनल तो फिक्स रहेगा। अगर 2 क्रॉस 2 की बात करूँ तब भी यही है, 3 क्रॉस 3 की बात करूँ तब भी यही है, और 4 क्रॉस 4 की बात करूँ तब भी यही है, समझ गए जी। इसीलिए इस पोर्शन को तो लेके चलते डायगोनल, इसको डायगोनल नहीं लेके चलते, समझ गए। ठीक है जी, आगे बात करें। चलो एक्सरसाइज की बात करते हैं। एक्सरसाइज कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है एक मैट्रिक्स। क्या गिवन है? एक मैट्रिक्स। समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी एक्सरसाइज जल्दी समाप्त कर देते हैं 10 मिनट के अंदर। एक मैट्रिक्स गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन में। क्या दे दिया इसने? 2 5 19। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप किसी भी मैथ का क्वेश्चन उठा सकते हैं। -2 5/2। ये 12 दे दिया, √3 दे दिया इसने, 1 -5 और 17। ठीक है जी। यहाँ 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया इसने ऑर्डर। क्या पूछ लिया इसने? क्या होता है? रो इंटू कॉलम। तो बताओ रो कितनी इसके अंदर? 1 2 और 3। कॉलम कितने हैं? 4। ऑर्डर क्या बनेगा? 3 × 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ, इनकी मल्टीप्लाई करो, कितना बनेगा? थर्ड क्वेश्चन पूछ लिया इसका थर्ड पार्ट में। इसने कुछ एलिमेंट बोल दिए भाई, एक निकालना 1 3, एक निकालना है 2 1, एक निकालना अपने को 3 3। इस प्रकार से 4-5 निकालने। तो एक समझ गए तो सारे समझ में आ जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट करते हैं क्वेश्चन। अब बताओ ये एलिमेंट कौन सा है? रो फर्स्ट लेनी और कॉलम थर्ड। तो फर्स्ट रो कॉलम थर्ड कहाँ पे मिलेगा? 19 के ऊपर। 2 1 का मतलब रो तो लेनी है सेकंड और कॉलम कौन सा लेना है? फर्स्ट। कितना आंसर आएगा? 35। 3 3 का मतलब क्या होगा? रो भी 3 कॉलम भी 3। तो आंसर कितना आएगा? -5। कोई दिक्कत किसी को? हो जाएगा, कन्फर्म है। चलो जी आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दिया इसने आपके पास टोटल 24 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है? यानी इस प्रकार के कितने एलिमेंट है? 24 एलिमेंट है। इसने बोल दिया इसका पॉसिबल ऑर्डर बताइए। पॉसिबल ऑर्डर का मतलब है कि 24 को हम किस हिसाब से लिख सकते हैं? किसकी फॉर्म में? रो और कॉलम की फॉर्म में। तो क्या लिख सकते हैं इसको? 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6। समझ गए। बाकी इनका अपोजिट एक और लिखोगे। इनका अपोजिट क्या लिखोगे? 24 × 1, 12 × 2, 8 × 3, 6 × 4। ये सारे के सारे क्या है? पॉसिबल ऑर्डर है कि हम 24 एलिमेंट को इस ऑर्डर में लिख सकते हैं। रो 1 कॉलम 24, रो 2 कॉलम 12। समझ गए जी। यहाँ पर कितना होगा? 24 रो बन जाएगी और कॉलम कितना बनेगा? 1 बनेगा। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो आगे क्वेश्चन दे दिया इसी का 13 एलिमेंट है तो क्या लिखोगे? 1 × 13 और 13 × 1। आगे दे दिया 18 को इसी प्रकार से लिखो, 5 को भी ऐसे लिखोगे। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। किसकी बात करते हैं? फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे दी? प्रिंसिपल अरेंजमेंट गिवन है और क्या बनाना अपने को? मैट्रिक्स का निर्माण करना है कि हमारी वो मैट्रिक्स कैसी बनेगी। तो इसके 3 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों के 3 पार्ट्स हैं। दोनों ऐसे ही करने हैं। तो अभी फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ गिवन दे दिया इसने कि हमें मैट्रिक्स बनानी है A, और क्या दे दी इसने? AIJ, और ये बनानी है 2 × 2 की। ठीक है जी। तो 2 × 2 का मतलब क्या है भाई? रो कितनी बनेगी? 2, कॉलम भी कितने बनेंगे? 2। तो रो लेते हैं 2, 1 और 2। रो तो 2 होगी, कॉलम 2 लेने हैं, 1 और 2। अब अकॉर्डिंग टू इसकी डेफिनेशन जितने ऊपर उतने ही नीचे लिखने पड़ेंगे। तो रो के साथ लिखोगे 1, फिर दूसरी रो, फिर फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम। अब हमें क्या करना है? इनकी फाइंड आउट करनी है वैल्यू। तो इसने दे दिया क्या? गिवन प्रिंसिपल अरेंजमेंट दे दी AIJ, I + J का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या दे दिया? 2। सेकंड पार्ट में ये वैल्यू अलग दे दी, थर्ड में अलग दे दी। तो जिस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे वैसे ही सेकंड पार्ट करना, वैसे ही थर्ड करना है, और वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 करना है। समझ गए। तो क्या करना है इसमें? इनकी वैल्यू निकालेंगे। जैसे फर्स्ट वैल्यू निकालते हैं हम A1 1। इसका मतलब I की जगह 1 पुट करना और J की जगह भी क्या पुट करना है? पुट करोगे इसके अंदर 1 + 1 का स्क्वायर बाई 2। कितना बनेगा? ये कितना बनेगा? 2। नेक्स्ट निकालते हैं 1 2। क्या निकालते हैं नेक्स्ट? तो क्या करना? I की जगह 1 रखना और J की जगह 2 रखना है। कितना बनेगा? ये
9/2। नेक्स्ट निकालेंगे 2 1, तो क्या रखेंगे 2 + 1 का स्क्वायर बाई में 2, कितना बनेगा ये 9/2। नेक्स्ट निकालेंगे 2 2, 2 + 2 का बाई में कितना बनेगा ये 16/2 करो तो कितना आएगा 8। अब मैट्रिक्स बनानी है तो क्या करेंगे भाई, इस पोजीशन की वैल्यू कितनी आई थी 2, अगली की कितनी आई थी, अगले की, और इसकी कितनी आई है 8। समझ गए, ये हमारी 2 × 2 की मैट्रिक्स तैयार है। इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन लेके चल सकते हो। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल दिया इसने, फिफ्थ क्वेश्चन में बोल दिया कि रो 3 लेनी और कॉलम कितने लेने हैं 4। तो रो कितने लेके चलोगे 1 2 3 और कॉलम कितने लेके चलोगे 4। समझ गए, हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स की। किसकी बात करते हैं, कंपेरेबल मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिए इसने कि 2 मैट्रिक्स इक्वेट करनी है और उनमें x y z जो वेरिएबल गिवन है उनकी वैल्यू क्या करनी है, अपने को फाइंड आउट करनी है। तो इसमें किसका यूज़ करोगे आप, जो आप 10th क्लास में यूज़ करते थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई भी सिस्टम आप यूज़ कर सकते हैं x y की वैल्यू निकालने के लिए। तो जैसे 6th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो इसने मैट्रिक्स दे दी 4 3 x और 5। इसके इक्वल मैट्रिक्स क्या दे दी y z 1 और 5। ठीक है जी, तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, बीच में इक्वल का साइन है, कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करेंगे फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4, ये 3 वैल्यू किसकी होगी z की, और x की वैल्यू कितनी होगी 1। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, तो 6 क्वेश्चन के 3 पार्ट है, नेक्स्ट 2 पार्ट भी ऐसे कंपेयर करके x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 7 क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। 8 क्वेश्चन में क्या दे दिया इसने, सेम क्वेश्चन है 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में दे दिया कि इसने एक मैट्रिक्स दे दी A जिसकी वैल्यू दे दी Aij m × n। आपको 4 ऑप्शन दिए, पूछा है आपसे कि इस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कब बोल सकते हैं, जब रो और कॉलम क्या हो इक्वल। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, m = n, इसका थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। 9th क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का, कंपेयर करके किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका एक ऑप्शन दिया है जिसमें से दिया है नॉट पॉसिबल टू फाइंड, यानी कंपेयर करने के बाद अगर जो आपका आंसर आता है अगर वो आंसर मैच ही नहीं करता तो कौन सा लिख देंगे हम, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, हो जाएगा। इसका 10th क्वेश्चन है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये आपका परमुटेशन वाला जो चैप्टर था 11th क्लास में, उसी से रिलेटेड है, तो जैसे आप वहाँ सीखते थे। तो एक बार देखेंगे जी, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है ये। इसने बोल दिया एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 3 × 3 का है। क्या ऑर्डर दे दिया इसने, 3 × 3 का ऑर्डर कितना दे दिया 3 × 3। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो पॉसिबल पॉइंट्स कितने बनेंगे, पोजीशन कितनी बनेगी 9 पोजीशन। देखो जी 3 × 3 का मतलब क्या है, एक मैट्रिक्स ऐसे बनेगी 3 × 3 जिसमें कितने एलिमेंट बने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी हमें इन सभी 9 की 9 जगह पे क्या करने, पॉइंट फिलअप करने हैं। और पॉसिबल वैल्यू क्या दे दी इसने, पॉसिबल वैल्यू इसने बोल दिया सिर्फ आपको 0 और 1 का ही यूज़ करना है। किसका यूज़ करना, 0 और 1 का। तो जैसे आप 11th क्लास में कुछ ऐसा सिस्टम करते थे, अगर इनको मैंने ऐसे लिख दिया, एक बार ऐसे लिख दिया, तो अपने पास कितनी जगह है, ये 9 जगह, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इस जगह फिलअप करने के अपने पास कितने चांस है, अपनी चॉइस कितनी है, 2 चॉइस है, या तो 0 फिलअप करेंगे या 1, इधर भी 2 इधर भी 2। समझ गए, ऐसी कितनी जगह बनेगी 2 की पावर 9, ये कितनी बनेगी 2 की पावर 9। तो इसका आंसर कितना आएगा 512। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका 512। कर लोगे। तो इस प्रकार से आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज ख़त्म होती है, जिसके अंदर आपको बेसिक और इस एक्सरसाइज के जो प्रॉपर्टी बताई थी, कुछ टाइप बताई थी, उनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आप ऑपरेशन वगैरह पढ़ोगे कि मैट्रिक्स के अंदर प्लस और माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड कहाँ तक अलाउड है, किस प्रकार का मेथड रहता है और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आपके 2 मार्क्स 4 मार्क्स और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें, उसके बगैर आपके अगली जितनी भी चैप्टर है, अगली जितनी भी एक्सरसाइज है मैट्रिक्स की, वो पॉसिबल नहीं है सोल्व करनी। तो सेकंड पार्ट इसका ज़रूर देखना है।